हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 12 की बेटा जो क्लास चल रही है उसमें हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है प्रत्यावर्ती धारा। और इस प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के हम परिपथों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज इस चैप्टर के कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले बात आती है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति या सामर्थ्य। ठीक है, तो ये बात है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति या सामर्थ्य। तो बेसिक बात आप शक्ति या सामर्थ्य की बात ये करते हैं कि किसी कर्ता या मशीन के कार्य करने की जो दर होती है उसे हम लोग कहते हैं उसकी पावर, यानी उसकी शक्ति। ठीक है, बट जब हम इलेक्ट्रिक में आते हैं तो किसी भी मशीन की सामर्थ्य या शक्ति जो होती है वो उस मशीन में डाले गए वोल्टेज यानी विभवांतर तथा बहने वाली धारा के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, यानी किसी कर्ता या मशीन में हम चलाने के लिए जितना वोल्टेज लगाते हैं और उससे उसमें जो धारा बहती है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। और जब हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति पढ़ते हैं तो इस परिपथ में जो शक्ति होती है वो धारा और वोल्टेज के कालांतर पर भी निर्भर करती है। तो इस प्रकार हम अगर कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ लेते हैं तो वो हमें दो प्रकार के मिलते हैं। पहला वो जिसमें वोल्टेज और धारा जो होगी वो समान कला में होगी, और दूसरे परिपथ वो जिसमें वोल्टेज और धारा के बीच में कोई कालांतर होगा। बात समझ रहे हो ना? तो मतलब पहली बात हम कर रहे हैं कि जब वोल्टेज और धारा समान कला में होगी तो ऐसा केवल हमारे पास एक ही परिपथ है और वो है R, यानी जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R लगा होगा। ठीक, तब उस परिपथ में जो वोल्टेज होगा और जो धारा होगी वो दोनों ही समान कला में होगी। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट हम इसमें लिख रहे हैं जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध R लगा होता है। जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R, अगर किसी वैद्युत परिपथ में या किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध R लगाकर हम उसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t दे देते हैं या इस वोल्टेज से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उस परिपथ में जो धारा बहती है वो होती है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t। I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t। जो धारा है वो धारा उस परिपथ में बहने लगती है। बात समझ में आ गई कि नहीं है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध R लगा होता है तब परिपथ का, ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज तब परिपथ का जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है वो होता है V इक्वल V नॉट इंटू साइन ओमेगा t, तथा परिपथ की प्रत्यावर्ती धारा तथा परिपथ में जो प्रत्यावर्ती धारा बहती है वो होती है I, और I बराबर होता है I नॉट साइन ओमेगा t। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वैद्युत सामर्थ्य या शक्ति। वैद्युत
सामर्थ्य या शक्ति, तो भाई वो होती है P, और P बराबर क्या होता है V। ठीक है, इधर देखते हैं, तो P बराबर V की जगह हम लिख सकते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर सही से लिखेंगे तो V नॉट इंटू आई नॉट इंटू में आ गया साइन स्क्वायर। बस यहाँ चेंज करना है, एक चक्कर के लिए जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो होता है 1/2। तो लिखेंगे एक पूरे चक्कर के लिए, एक पूरे चक्कर के लिए हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो मान कितना रखेंगे 1/2। ठीक है, तब यहाँ पर आ जाएगा P इक्वल V नॉट इंटू आई नॉट इंटू 1/2, जिसे हम सही से लिख सकते हैं V नॉट इंटू आई नॉट, और 1/2 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2। इसका लगेगा वैल्यू रख दीजिए, तो V नॉट अपॉन √2 इंटू आ गया आई नॉट अपॉन √2। अब V नॉट अपॉन जो √2 है ये है VRMS, और आई नॉट अपॉन √2 जो है ये है IRMS, यानी परिपथ में बहने वाली धारा का वोल्टेज, पहले धारा का वर्ग माध्यमूल फिर वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल के गुणनफल को भी हम लोग उस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बहने वाली या उस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जरूर समझ लेना कि जो VRMS है उसे हम लोग परिपथ में आभासी मान भी बोलते हैं, यानी ये वोल्टेज का आभासी मान है और ये धारा का आभासी मान है। समझ में आया? अच्छे से इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया कॉपी? चलिए, तो पहले हमने बात बताई कि जब वोल्टेज और धारा जो होते हैं वो दोनों समान कला में होते हैं, तब उस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो भी आपको सामर्थ्य या शक्ति मिलती है वो P = होगा VRMS इंटू IRMS। ठीक है, VRMS जो होगा उसे उस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान बोलेंगे, जबकि IRMS जो होगा उसे उस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान बोलते हैं। और हम बता चुके हैं कि जो ये वर्ग माध्य मूल मान है ये उस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज या धारा के आभासी मान भी होते हैं। ठीक, तो ये कंडीशन कब आई थी? जब परिपथ में धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में थे। अब मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा परिपथ है जिसमें धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में नहीं है, तो भाई हम ऐसा परिपथ बनाते हैं जब कुंडली यानी लगा देते हैं, और कुंडली लगाते हैं तो उस परिपथ में प्रेरकत्व L काम करने लगता है, या एक संधारित्र लगा देते हैं तो उस परिपथ में उसकी धारिता काम करने लगती है। तब ऐसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो भी हमारे पास वोल्टेज और धारा होती है उनके बीच में एक कला भी चलने लगती है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो परिपथ है उसमें प्रेरकत्व L लगा है। क्या लगा है? प्रेरकत्व L लगा है। तो अगली बात हम कर रहे हैं नंबर 2 में, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L है। अगर ऐसा हम कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ ले लें जिसमें प्रेरकत्व L जुड़ा है, तो उस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या, वो हम मान लेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी है। तब लिखेंगे, तब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जो भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगा वो होगा V = V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, तथा
परिपथ की प्रत्यावर्ती धारा, और उस परिपथ की जो प्रत्यावर्ती धारा होगी वो होगी I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। मतलब कि इस परिपथ में जो धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री कैसे चल रही है पीछे, या वोल्टेज जो है वो धारा से 90 डिग्री कहाँ चल रहा है, आगे। ठीक, तब परिपथ की शक्ति, परिपथ की शक्ति P बराबर V डॉट I, यानी V की जगह हम क्या लिखेंगे, V नॉट साइन ओमेगा टी डॉट I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब यहाँ से जो कॉमन है उसे बाहर ले लीजिए, तो कॉमन क्या आ गया, V नॉट इंटू I नॉट, और यहाँ पर क्या आ गया, साइन ओमेगा टी, और इसका ब्रैकेट को तो साइन ए कॉस बी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस ए साइन बी कॉस ओमेगा टी इंटू में साइन फाइव। अब इस साइन ओमेगा टी का अंदर मल्टीप्लाई, तो P इक्वल आ गया V नॉट इंटू I नॉट, और ये अंदर जब जाएगा तो क्या बनाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस में साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी और इंटू में साइन फाइव। ठीक है, केवल इस पद में देखिए हम 2 का गुणा और 2 का भाग कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, तो P इक्वल आ जाएगा V नॉट इंटू I नॉट, यहाँ पर चल रहा था साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव माइनस 2/2 इंटू में साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू में साइन फाइव। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी भी ये है, ये साइन 2 थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा बनेगा ना, बस यही बनाना था। तो हमने लिख दिया P इक्वल V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस साइन 2 ओमेगा टी इंटू में साइन फाइव। ठीक है, अब वो पुरानी वाली बात जो हमने की थी, यानी हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट, क्या कि एक पूरे चक्कर के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो मान है वो होता है 1/2, लेकिन साइन 2 ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। ये वैल्यू आप यहाँ पर रखिए, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो P इक्वल आएगा V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 इंटू में कॉस फाइव माइनस 1/2 इंटू में 0 इंटू में साइन फाइव। तो ये वैल्यू क्या होगा, पूरी 0, और इस 2 को फिर से हमने पुराने समीकरण की तरह लिख लिया, V नॉट अपॉन √2 और I नॉट अपॉन √2 इंटू में क्या आ गया, कॉस फाइव। देखो जरा ध्यान से, तो P इक्वल ये क्या बन गया, VRMS, और ये क्या बन गया, IRMS, और इंटू में क्या आ गया, कॉस। ठीक है, तो ये वो कला है जो आपको यहाँ पर दी गई थी धारा और वोल्टेज के लिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जहाँ cos फाइव इज इक्वल टू, अगर कहीं दिया जाएगा तो R/Z होगा जब परिपथ में यदि कोई प्रतिरोध भी काम कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जरूरत पड़ने पर हम यूज करेंगे, अभी उसका नहीं करते हैं। तो इस परिपथ में जिसमें धारा और वोल्टेज के बीच में कोई कला फाई दी जाएगी, उस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की जो शक्ति होगी वो होगी P इक्वल VRMS इंटू IRMS इंटू में कॉस फाई। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके ये लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए कॉपी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब एक नई और बात के साथ। तो हमने ये पढ़ा कि अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कोई प्रेरकत्व या कोई संधारित्र जुड़ा होगा तो उस परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच में एक कला होगी फाई, और तब उस परिपथ की जो शक्ति होगी वो उस फाई पे डिपेंड करेगी, यानी उस कालांतर पे निर्भर करेगी जो उस समय धारा और वोल्टेज के बीच में है। तो क्या कभी ऐसा परिपथ भी बन सकता है जिसमें धारा और वोल्टेज से जो शक्ति बन रही है उसका मान शून्य हो, यानी व्यय शक्ति का मान शून्य हो? तो बनती है, और ऐसे परिपथ में तब बहने वाली जो धारा होती है उसे हम लोग कहते हैं वॉटहीन धारा। क्या कहते हैं? वॉटहीन धारा, ठीक है। तो ये जो वॉटहीन धारा है, ठीक है, ये क्या होती है? तो अगर हम कोई एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ ले लें जिसमें या तो केवल प्रेरकत्व तो L हो या केवल संधारित्र C हो, यानी उसमें कोई प्रतिरोध ना लगा हो। अगर हम कोई ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ लेते हैं जिसमें शुद्ध प्रेरकत्व तो L लगा है या शुद्ध संधारित्र जिसकी धारिता C है लगा हुआ है, अगर ये इन दो में से कोई भी एक उस परिपथ में लगा है तो आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें केवल प्रेरकत्व तो L लगा है या संधारित्र C लगा है तो उस परिपथ में जो प्रत्यावर्ती धारा और जो वोल्टेज होगा उन दोनों के बीच की जो कला होगी वो 90 डिग्री होगी। क्या होगी? 90 डिग्री। कैसे? तो हमने बताया था कि वोल्टेज को अगर हम मूल बिंदु से लेते हैं तो प्रेरकत्व तो जब लगा होता है तो वहाँ पर जो धारा अधिकतम हो रही होती है वो 0 पे ही होती है, ठीक है। अर्थात जहाँ पर वोल्टेज न्यूनतम है वहाँ पर धारा अधिकतम है, और जहाँ पर वोल्टेज अधिकतम है वहाँ पर धारा क्या हो रही है? न्यूनतम। तो ऐसे जितने भी परिपथ होंगे उन परिपथ में जो व्यय शक्ति होगी वो डिपेंड करेगी कॉस फाई पर। तो वॉटहीन धारा के लिए अगर हम बात करते हैं तो P = VRMS डॉट IRMS इंटू कॉस फाई होता है, ठीक है। तो L या C वाले परिपथ में, L या C वाले परिपथ में बात करते हैं, यानी या तो केवल प्रेरकत्व तो या केवल संधारित्र, जहां R बराबर क्या हो? 0 हो। जहां R बराबर यानी परिपथ का प्रतिरोध क्या हो? 0 हो। तो ऐसे जो भी परिपथ होंगे तब हम बता सकते हैं कि इन परिपथ के लिए फाई की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री है तो P = क्या होगा? VRMS डॉट IRMS और इंटू में cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, यानी VRMS डॉट IRMS और इंटू cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये आ गई, यानी उस परिपथ में व्यय शक्ति क्या हो गई? 0। तो जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में या तो शुद्ध प्रेरकत्व तो L या शुद्ध केवल संधारित्र C लगा होता है तो उस परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो लगभग शून्य होता है। अर्थात तब ऐसे परिपथ में जो बहने वाली धारा होती है वो वॉटलेस होती है, यानी वॉटहीन होती है। अर्थात तब ऐसे परिपथ में जो धारा बहती है उस धारा को हम लोग वॉटहीन धारा कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो ये जरूर याद रखना कि अगर ऐसा कोई परिपथ होगा जिसमें या संधारित्र C या प्रेरकत्व तो L लगा होगा तो ऐसे परिपथ में धारा का जो क्षय है, जो शक्ति का क्षय है वो शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। ठीक इसी पर बेस्ड एक और बनाई गई अपने पास जिसे हम लोग कहते हैं चोक कुंडली, यानी जो चोक कुंडली होती है, चोक कॉइल होती है। फिलहाल तो इसका यूज हम अब जनरली नहीं करते हैं, जैसे कि पहले हमारे घर पे ट्यूबलाइट लगी होती थी, है ना। ट्यूबलाइट अभी भी लगी है बट अब LED वाली आ गई है। पहले जो जनरल ट्यूबलाइट होती थी उसमें हम लोग इस चोक कॉइल का यूज करते थे। अब बेसिक बात यह है कि चोक कॉइल क्या होती है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि अगर हम लोग DC सर्किट यूज करते हैं
यानी डायरेक्ट करंट का कोई परिपथ यूज करते हैं जिसमें धारा हम सेल से भेज रहे हैं या बैटरी से भेज रहे हैं, उस परिपथ का जो धारा को नियंत्रित करने का काम है वो करता है प्रतिरोध। तो उस परिपथ में धारा के मान को कम या ज़्यादा करने के लिए हम धारा नियंत्रक यूज करते हैं, यानी एक परिवर्ती प्रतिरोध का यूज करते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पर रियोस्टेट कहते हैं, यानी धारा नियंत्रक कहते हैं। किस परिपथ में उपयोग करते हैं? डीसी सर्किट में। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यानी अल्टरनेट सर्किट में हम धारा को नियंत्रित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं उसे हम लोग चोक कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं? चोक कुंडली। यानी अगर पूछा भी जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता है क्या, तो बताओगे भाई चोक कुंडली। क्या यूज करते हैं? चोक कुंडली। ठीक है। अब इस चोक कुंडली का मतलब क्या होता है? इस चोक कुंडली का मतलब ये होता है कि जब हमने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इसे यूज किया तो हम उस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना शक्ति हानि के यानी बिना ऊर्जा हानि के हम परिपथ में धारा का प्रवाह कर रहे हैं। अब बात आती है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसकी रचना कैसी होती है। रचना बहुत अच्छी सरल सी है एकदम। क्या करते हैं इसमें हम क्या एक लोहे की क्रोड लेते हैं। ठीक है। इसमें हम लोहे की एक क्या ले लेते हैं? क्रोड लेते हैं और उस क्रोड के ऊपर हम तार के बहुत सारे तार मतलब कौन सा जो हम लोग यूज करते हैं ना कॉपर वायर पंखे की बाइंडिंग वगैरह भरने में अंदर, तो कॉपर का तार लेते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते हैं? पॉलिश कर देते हैं, लैमिनेट कर देते हैं उसको, ताकि आपस में जोड़ने पर भी धारा का ट्रांसफ़र इधर से उधर ना हो। अब हमने क्या किया? लोहे की इस तरह की क्रोड ली और क्रोड के ऊपर तांबे के मोटे तारों के, याद रखना तांबे के मोटे तारों को हमने क्या किया? इसके ऊपर पास लपेट दिया। अब अगर हम इस पर यानी इस लोहे की क्रोड पर तांबे के मोटे तारों को लपेट रहे हैं तो ये क्या बन गई? एक कुंडली बन गई। क्या बन गई? कुंडली। ध्यान से समझना, ये क्या बन गई है? कुंडली बन गई। और तब जो ये भैया कुंडली बनेगी इसका एक ही काम होगा और वो काम होगा कि इस परिपथ में एक प्रेरकत्व उत्पन्न करना, यानी इस परिपथ में प्रेरकत्व उत्पन्न करना, ये काम होगा किसका? इस कुंडली का। ठीक है। ये हो गई कुंडली। इसमें ये हो गई लोहे की क्रोड, लोहे की क्रोड, और ये हो गए मोटे तांबे के तार के फेर। अब सोचो, तांबे का जो तार लिया है हमने वो मोटा लिया है। अब जितने भी तार होते हैं अगर उनको आप जितना पतले तार लेते हो उतना उनका क्षेत्रफल कम होता है, और जिनका क्षेत्रफल कम होगा उनका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो मतलब ये हो गया कि जिनका क्षेत्रफल ज़्यादा है, मोटे तार है, उनका प्रतिरोध क्या हो गया? कम। तो यहाँ पर हमने जो तांबे के तार लिए हैं वो मोटे इसीलिए लिए हैं कि इस कुंडली में हम कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न कर सकें। अगर हम कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं तो इस कुंडली में क्या प्रेरकत्व तो बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगा। अर्थात जो चोक कुंडली है इसमें हमने क्या किया? लोहे के एक क्रोड पर तांबे के मोटे तारों को कई बार लपेट कर एक कुंडली बना ली, और उस कुंडली में हमने मोटे तारों का उपयोग किया है, जिस कारण इस कुंडली का जो प्रतिरोध है वो नगण्य है। ठीक है। परंतु इस कुंडली का जो प्रेरकत्व है बहुत ऊंचा है। अब अगर प्रेरकत्व ऊंचा है तो कई सारी जगह पर हम क्या करते हैं? देखते हैं प्रेरकत्व बहुत ज़्यादा है और प्रतिरोध बहुत कम है, तो प्रतिरोध को हम हटा देते हैं और यूज किसका कर लेंगे? हम केवल प्रेरकत्व का। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? इस परिपथ में हमने अगर धारा भेजी तो वो धारा फिर कैसी हो गई? वोल्टेहीन धारा के लगभग बराबर हो जाएगी। यानी इस परिपथ में जो धारा जाएगी वो ऊर्जा हानि को कम करेगी। ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि अब तब उसके बाद भी हमें क्या करना होता है? अगर इस परिपथ में धारा को नियंत्रित करना होता है तो फिर हम यहाँ पर धारा नियंत्रक का उपयोग कर लेते हैं।
ठीक। तो अब यहाँ पर जो हमने परिपथ यूज किया है या जो कुंडली यूज की, इसमें प्रतिरोध भी है और इसमें प्रेरकत्व भी है। तो इस कारण इस परिपथ की हम प्रतिबाधा निकालेंगे और प्रतिबाधा क्या आएगी, Z। क्या आएगी, Z। और Z बराबर होगा अंडर के अंदर R² प्लस XL²। ठीक। ऐसी दशा में अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि धारा और वोल्टेज के बीच की जो कला है वो कितनी है, फाई है। कितनी है, फाई है। तब इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम ये मान लें कि इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की औसत शक्ति क्या है। ठीक है। तो जब बहुत ध्यान से समझना है कि ये हमने चौक कुंडली बनाई है और चौक कुंडली की औसत शक्ति जो है वो कितनी है, P। और P बराबर क्या आएगा, VRMS इंटू IRMS इंटू में cos फाई। ये किस परिपथ की शक्ति आ गई है, उस परिपथ की शक्ति है जिसमें प्रेरकत्व तो L होता है। ठीक है। अब मान लो आपसे कहता है कि यहाँ जो cos फाई है इसका अधिकतम मान कितना होगा, तो cos फाई जो है वो है शक्ति गुणांक। क्या है, शक्ति गुणांक। यहाँ पर हमने बताया था पहले, तो cos फाई बराबर आप यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ cos फाई बराबर होता है R/Z। और इसमें हमने बताया जो Z की वैल्यू है वो क्या है, अंडर के अंदर R² प्लस XL²। ठीक है। अब इसी पे देख लो, वॉटहीन धारा के लिए, वॉटहीन धारा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाई की वैल्यू 90 डिग्री लेनी पड़ेगी, अर्थात प्रतिरोध को बिल्कुल भूल जाना पड़ेगा। जब आप प्रतिरोध बिल्कुल हटा दोगे तो आप यहाँ पर मिलेगा VRMS इंटू IRMS और इंटू में cos 90, तब भी इक्वल क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0। भाई cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तब इस परिपथ में हम बोलेंगे कि जो भी हमारे पास बहने वाली धारा है वो बिना शक्ति क्षय, बिना ऊर्जा हानि के बह रही है। अर्थात तब जो ये परिपथ हैं वो कैसे परिपथ हैं, वॉटहीन धारा वाले परिपथ हैं। ठीक है। तो अब एक क्लास आपकी और बची है, उस एक क्लास में आपको पढ़ाकर ये चैप्टर हम खत्म करेंगे। तब तक आप इस पूरे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में।